हर तरह से आधुनिकता का चोला ओढ़े कर्णपुर एक महानगर है। इसके रिहायशी इलाके सिविल लाइंस में चारों तरफ इमारतों से घिरे हुए हैं। अंग्रेजों का एक कब्रिस्तान है जो गोरा कब्रिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। इसके एक तरफ शहर का बड़ा कॉलेज और उसका हॉस्टल, एक तरफ पुलिस लाइन और जेल, एक तरफ जिले का कोर्ट भी और पीछे गंगा घाट है। कॉलेज के आसपास के क्षेत्र से भी बच्चे पढ़ने आते हैं और हॉस्टल में रहते थे। शिवम और ऋषभ भी पास के गांव से उसी कॉलेज में पढ़ने आए थे। हॉस्टल में अपने कमरे में सामान सेट करके दोनों पलंग पर लेट गए। जल्दी ही नींद ने उन्हें आ घेरा। आंखें जब खुली उनकी तो देखा कि शाम ढल चुकी थी। उठकर उन्होंने कुछ खाने की सोची, लेकिन कुछ भी नहीं था। फिर दोनों बाहर निकले कुछ खाने के लिए। टहलते टहलते वो दोनों मार्केट पहुंच गए और एक होटल में पहले तो दोनों ने खाना खाया। फिर थोड़ी देर तक मार्केट में टहलते रहे। फिर दोनों टहलते टहलते गंगा किनारे पहुंचे और वहीं घाट पर बैठकर रात का मज़ा लेने लगे। रात जब और गहराने लगी तो दोनों वापस हॉस्टल की तरफ लौटने लगे। पुलिस लाइन से आगे बढ़ते हुए कब्रिस्तान पार कर वो लोग हॉस्टल आ गए। कमरे में आकर दोनों बातचीत करने लगे। यार कितनी अच्छी और बड़ी मार्केट है यहाँ, शिवम बोला। हाँ यार, एक से एक दुकान है और एक से एक बढ़कर होटल भी है। खाना भी अच्छा था और सस्ता भी, ऋषभ बोला। हाँ यार, गंगा किनारे तो मज़ा ही आ गया। ठंडी हवा के साथ बहता पानी, खोया हुआ सा शिवम बोला। शिवम, तुमने देखा कि ये हमारे हॉस्टल के बगल में 4 दीवारी में कुछ है, लेकिन दीवार बड़ी ऊंची है, दिखा नहीं। शायद कोई पार्क है, ऋषभ बोला। हो सकता है, कल देखेंगे क्लास खत्म होने के बाद, शिवम ने कहा। दूसरे दिन दोनों सुबह जल्दी ही उठकर कॉलेज जाने को तैयार हो गए। कॉलेज में आज उनका पहला दिन था, इसलिए वो क्लास शुरू होने से पहले ही कॉलेज पहुंच गए। दोपहर तक उनकी सभी क्लास ख़त्म हो गई थी। थोड़ी देर और रुकने के बाद वो लोग हॉस्टल आ गए। दोपहर का खाना खाकर दोनों आराम करने लगे। शाम होते होते दोनों लोग जग गए, फिर अपनी पढ़ाई करने लगे। रात का खाना खाकर दोनों लोग बाहर घूमने निकले। घूमते घूमते फिर दोनों लोग घाट पर पहुंच गए और किनारे पर बैठकर ठंडी हवा का मज़ा लेने लगे। वापस लौटते समय उसी 4 दीवारी के सामने रुककर देखने की कोशिश करने लगे कि आखिर ये है क्या। तभी उन दोनों ने देखा कि गली जहाँ से इसका मेन द्वार था, शायद वहाँ से कोई लंबा चौड़ा आदमी आ रहा था। यार, ये इतनी रात का पार्क में से कौन निकल रहा है, शिवम बोला। मुझे क्या पता, शायद कोई चौकीदार होगा। चल, हमें क्या करना है, ऋषभ शिवम को चलने का बोलकर आगे बढ़ गया। अरे तू अभी भी रुका है, अब उस आदमी से मिलकर ही चलेगा क्या? 2 कदम आगे बढ़कर ऋषभ ने फिर शिवम को टोका। चल रहा हूँ यार, कहकर शिवम भी ऋषभ के साथ हो लिया। दोनों कमरे में पहुंचते ही सो गए। दूसरे दिन फिर कॉलेज और हॉस्टल में ही दिन कट गया। रात को खाना खाकर दोनों पढ़ाई करने बैठ गए। काफ़ी देर पढ़ने के बाद दोनों दिन भर के बारे में बातचीत करने लगे कि तभी लाइट चली गई। गर्मी से दोनों का कमरे में बुरा हाल होने लगा, तो ये तय हुआ कि थोड़ी देर बाहर घूम कर आया जाए। टाइम देखा तो रात के करीब 2 बज रहे थे। दोनों हॉस्टल से निकलकर बाहर सड़क पर आ गए। अभी थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि दोनों फिर से
कल रात वाला आदमी देख लिए, लेकिन वो अब उस पार्क से बाहर नहीं बल्कि अंदर जा रहा था। लगता है ये इस जगह का चौकीदार ही है, समझा, और ये यहीं रहता होगा अंदर। लेकिन यार उसके कपड़ों से तो ऐसा नहीं लगता कि चौकीदार होगा। तूने देखा नहीं कैसे अंग्रेजों जैसे कपड़े पहने हुए हैं, और जूते भी। कोई भी चौकीदार ऐसे कपड़े तो नहीं पहनता है। शिवम ने कुछ आशंका जताते हुए कहा। यार वो चौकीदार ही है, छोड़ ना, तुझे क्या करना है, दोस्ती करनी है क्या, या फिर चौकीदार की नौकरी करनी है? ऋषभ थोड़ा खींचता हुआ बोला। नहीं यार, करना कुछ नहीं है, बस इतनी रात में उसे देखकर थोड़ा अजीब लगा। इतनी रात में कौन टहलता है? अरे भाई, गर्मी इतनी है, हो सकता है कि गर्मी की वजह से बाहर निकला हो हवा खाने के लिए हमारी ही तरह, ऋषभ बोला। शिवम ने हाँ में गर्दन हिलाई। तभी लाइट आ गई और दोनों वापस हॉस्टल लौट गए। ऐसे ही कॉलेज में बिजी होने की वजह से 3-4 दिन दोनों बाहर घूमने नहीं निकले। शनिवार को दोपहर में कॉलेज छूटते ही दोनों अपने गांव के लिए निकल गए। दूसरे दिन वापस लौटते लौटते आधी रात हो चुकी थी। दोनों जब पुलिस लाइन से आगे 4 दीवारी के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक लड़की खड़ी हुई है उसी 4 दीवारी से सटकर। दोनों सोचने लगे कि आखिर इतनी रात में ये लड़की है कौन जो यहाँ इस तरीके से खड़ी है। उन्होंने देखा तो वो लड़की बहुत ही सुंदर थी। उसने एक लंबा फ्रॉक नुमा कपड़ा पहना हुआ था। उसे देखकर ही लग रहा था कि कोई अंग्रेज घर की लड़की है। दोनों जब उसके पास से निकले तो उन्होंने एक अजीब सी ठंडक को महसूस किया, लेकिन वो लड़की से बिना कुछ बोले ही आगे बढ़ गए। अपने हॉस्टल की गली में मुड़ने से पहले दोनों ने पलटकर उस लड़की को देखा, लेकिन वो लड़की अब वहाँ से गायब थी। दोनों को लगा कि शायद चली गई होगी। दोनों बहुत थके हुए थे, इसलिए कमरे में पहुंचकर सो गए। अब अक्सर रात में वो दोनों जब बाहर घूमने निकलते हैं तो कभी वो चौकीदार तो कभी वो लड़की उन्हें दिख ही जाती। कभी कभी रात में तो उन्हें 4 दीवारी के अंदर रोशनी भी दिखती थी और लगता था कि कोई अंदर है। कई बार दोनों ने सोचा भी किसी दोपहर या शाम को अंदर जाकर देखेंगे कि आखिर वो है क्या और कौन रहता है, लेकिन कॉलेज और पढ़ाई की थकान की वजह से उन्हें सही से मौका ही नहीं मिलता। एक रात फिर वो दोनों घूमने निकले तो उन्होंने फिर उसी चौकीदार को देखा। इस बार दोनों ने तय किया कि पास जाकर उससे बात करेंगे। जैसे ही दोनों ने पास जाकर उस आदमी से कहा, अंकल अंकल जी सुनिए, वैसे ही वो आदमी गायब हो गया। अब तो दोनों की सिट्टी बिट्टी गुम हो गई और दोनों ने हॉस्टल तक दौड़ लगा दी। हॉस्टल पहुंचकर दोनों अपने कमरे में दुबक गए। यार वो क्या था? अचानक ऐसे गायब हो गया और कहाँ गायब हो गया? ऋषभ ने डरते हुए पूछा। मुझे लग रहा है कि कोई भूत था, तभी तो एकदम से गायब हो गया, शिवम बोला। मतलब हम जिस आदमी को देखकर चौकीदार समझते थे वो इंसान नहीं बल्कि भूत है। अभी भी ऋषभ डरते हुए बोला। हो सकता है, शिवम ने सोचते हुए कहा। अब तो पक्का कल चलकर देखना ही पड़ेगा कि आखिर वो जगह है क्या। शिवम ने आगे बोला। नहीं यार, मैं नहीं जाऊंगा, तू अकेले ही जाकर पता करना, मुझे डर लग रहा है, ऋषभ रुआंसा सा होकर बोला। अरे यार, रात में चलकर पता करने के लिए कौन कह रहा है, दिन में चलेंगे देखने के लिए। डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन मैं पता करके रहूँगा कि आखिर वो है क्या। दूसरे दिन कॉलेज छूटते ही शिवम जबरदस्ती ऋषभ को लेकर वहाँ पहुँचा।
ऋषभ, देख यहाँ पर ये सब शिलालेख है, देख इस पर क्या लिखा है। शिवम बोला। शिलालेख पढ़कर शिवम बोला, यार ये तो कोई अंग्रेजों का कब्रिस्तान है जो 1750 में बना था और अब एक संरक्षित धरोहर है। क्या कब्रिस्तान है? मतलब हम कब्रिस्तान के बगल में रहते हैं और रोज इसी के सामने टहलते हैं? डरते डरते ऋषभ बोला, लेकिन यार यहाँ तो कभी कोई लाश को आते नहीं देखा हम लोगों ने। शिवम थोड़ा आश्चर्यचकित होते हुए बोला, चल इसके गेट पर चलकर देखते हैं, शायद कुछ पता चले। शिवम ऋषभ को खींचते हुए बोला। दोनों कब्रिस्तान के गेट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गेट पर भी एक बोर्ड लगा था जिस पर कब्रिस्तान खुलने का समय लिखा हुआ था, सुबह 10 से शाम 4 बजे। दोनों डरते डरते अंदर गए। देखा पूरे कब्रिस्तान में अलग अलग तरह की कब्र बनी हुई है। हर कब्र पर खूबसूरत चित्र या मूर्तियां बनी हुई है। पूरे कब्रिस्तान में एक खामोशी सी थी और उन दोनों के अलावा वहाँ और कोई नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वहाँ बहुत से लोग हैं। डर के मारे दोनों वापस बाहर निकलने लगे तो एक कब्र के पास एक बुजुर्ग को देखा। शिवम ने पास जाकर उस बुजुर्ग से कब्रिस्तान के बारे में पूछा, बाबा ये कब्रिस्तान में किसी को दफनाते नहीं है क्या? नहीं बेटा, इस कब्रिस्तान में सिर्फ अंग्रेजों की ही कब्र है और सरकार की मनाही की वजह से किसी भारतीय को इसमें नहीं दफनाया जाता। आज़ादी के 1 साल बाद से लेकर आज तक कोई भी नहीं दफनाया गया। वैसे भी 800 कब्र के बाद अब यहाँ जगह भी कहाँ है किसी को दफनाने की। इसी वजह से इसे सरकार ने अपनी धरोहर के रूप में शामिल कर लिया है और जो भी टूरिस्ट आते हैं उनके लिए ये खुला रहता है। उस बुजुर्ग ने बताया, बाबा क्या यहाँ भूत प्रेत भी रहते हैं? हमने रात में कई बार सूट बूट पहने एक आदमी को देखा जो अंग्रेज सा दिखता है और कई बार तो एक अंग्रेज लड़की को भी देखा है इसी 4 दीवारी के आसपास। कई बार इस कब्रिस्तान के अंदर से रोशनी भी आते देखा है, लगता है जैसे कोई अंदर रहता है। शिवम ने कहा, बाबा कल जब हमने उस अंग्रेज से दिखने वाले आदमी को अंकल कहकर पुकारा तो वो गायब हो गया। ऋषभ अपनी बड़ी बड़ी आंखें कर कर बोला, बेटा मैं यहाँ रहता तो हूँ लेकिन मैंने खुद तो कभी नहीं देखा, लेकिन कुछ दिन कभी कभी कब्रिस्तान के अंदर से बहुत लोगों के होने का एहसास होता है मुझे। यहाँ आसपास के रहने वाले लोगों ने कई बार कब्रिस्तान के अंदर आत्माओं को देखने की बात कही है और बताया है कि रात में एक अंग्रेज़ लड़की बस यहीं कब्रिस्तान के आसपास ही दिखती है और अक्सर रात के 2 बजे के आसपास वो अंग्रेज़ दिखती है और उसे टोके जाने पर जैसे गायब हो जाती है। वो आदमी भी ऐसा ही करता है, लेकिन किसी का कभी कोई वो लोग नुकसान नहीं करते हैं। वो एक अंग्रेज गवर्नर की आत्मा है जिसको आज़ादी के संग्राम में क्रांतिकारियों ने मार डाला था। उस बुजुर्ग ने बताया, ऐसा कैसे हो सकता है बाबा कि आपने कभी उस अंग्रेज़ लड़की और उस अंग्रेज़ आदमी को नहीं देखा? शिवम आश्चर्य से बोला, जबकि आप तो यहीं रहते हैं। वो इसलिए बेटा कि मैं बस दिन भर में ही यहीं रहता हूँ और रात को यहाँ सो जाता हूँ। कहते हुए उस बुजुर्ग ने बगल वाली कब्र की तरफ इशारा किया और उन दोनों ने जब कब्र को देखा तो दोनों डरकर बुजुर्ग की तरफ मुड़े, लेकिन वहाँ वो अब था ही नहीं। दोनों वहाँ से सिर पर पैर रखकर भागे। वो कब्र लेफ्टिनेंट कर्नल स्टीफन की थी और उस कब्र पर उसी बुजुर्ग की मूर्ति बनी हुई थी जो ऋषभ और शिवम से बात कर रहा था। उसकी मृत्यु
सन 1750 में लिखे हुए थे। वो कब्र उसी के नाम और उसकी मृत्यु के बाद ही बनी थी और पहली कब्र भी उस कब्रिस्तान में उसी की थी। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। मनोहर पुलिस को दहलीज पर रोके खड़ा घूर रहा था। वो गुस्से से बोला, इसका क्या मतलब इंस्पेक्टर कामत? आप तो बेवजह मेरे घर में घुस रहे हैं और हम पर ऐसा आरोप लगा रहे हैं। इंस्पेक्टर कामत के चेहरे पर वही सर्द भाव बने रहे। वो बोले, मेरे पास वारंट है आपके घर की तलाशी की, ये लीजिए। कामत ने वारंट मनोहर को थमा दिया और कहा, इसलिए अच्छा होगा कि आप हमारा रास्ता ना रोकें और हमें जांच करने दें, नहीं तो आपके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। वारंट देख मनोहर की शक्ल से हवाइयाँ उड़ गई। ना चाहते हुए भी उसने पुलिस वालों को घर में प्रवेश करने दे ही दिया। इंस्पेक्टर कामत के भीतर आते ही मनोहर चिल्लाकर बोला, पर इंस्पेक्टर, आप एक बच्चे की बात पर इतना भरोसा क्यों कर रहे हैं? उसने यूं ही कोई कहानी गढ़ ली होगी और अब आप उसकी बातों पर विश्वास करके मेरा और अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। इस पर इंस्पेक्टर कामत बोले, वो सब हम देख लेंगे मिस्टर मनोहर, आप बस आराम से अपने बीवी और बच्चे के साथ सोफे पर बैठे रहिए जब तक जांच खत्म ना हो जाए। मनोहर ने वही किया और वो बैठ गया अपने बीवी और लड़के के साथ। वो और उसकी पत्नी संजना अपने बेटे रुद्राक्ष को थामे और बेबसी भरी नज़रों से ये सब देखते रहे। तभी एक हवलदार दौड़ता हुआ आया। कामत के पास आकर वो हवलदार कामत को किचन की तरफ ले गया। ये देख ना जाने मनोहर को क्या हुआ, वो उठ खड़ा हुआ और सीधे किचन की तरफ भागता हुआ गया। वो इंस्पेक्टर कामत और उस हवलदार से पहले ही किचन में दाखिल हो गया और उसने फौरन ही एक बड़े से किचन नाइफ को उठाकर कामत की तरफ करते हुए कहा, इंस्पेक्टर, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना, अभी निकल जाओ मेरे घर से, वरना। इतना कहकर उसने कामत की तरफ से वो चाकू हटाकर अपने गले पर रख लिया और कुर्राते हुए बोला, वरना मैं खुद की जान ले लूँगा। इस समय तक बाकी पुलिसकर्मी भी किचन के बाहर जमा हो चुके थे। संजना भी आ चुके थे और अपने पति को ये हरकत करता देख वो चीख पड़ी, पर कामत पर उसकी इस धमकी का कोई असर नहीं हुआ। वो अपनी जगह पर ही बिल्कुल जमा खड़ा मनोहर को ही देखता रहा और फिर बोला, मनोहर, उस चाकू को नीचे फेंक दो और अपने गुनाहों को कबूल कर लो। इसी में तुम्हारी और तुम्हारे पूरे परिवार की भलाई है। पर मनोहर की आंखों में सनक भरी हुई थी। उस पर इस चेतावनी का कोई असर नहीं हुआ। वो कामत की बात का जवाब देने ही वाला था कि तभी किचन में कहीं से एक आवाज़ आई जिसने मनोहर का ध्यान भटका दिया और तभी कामत ने फुर्ती दिखाते हुए मनोहर के हाथ से उसका चाकू उछाल दिया और उसे दबोच लिया। कामत ने ऐसा किया ही था कि उसे अपने पीछे से एक भयानक चीख सुनाई दी। कामत ने पलट कर देखा तो पाया कि संजना पागलों की तरह एक फूलदान लिए उसकी तरफ ही आ रही थी, पुलिसकर्मियों को धकेलते हुए। उस समय संजना में एक अजीब सी शक्ति आ गई थी और वो शायद कामत के जान ले ही लेती कि तभी वहाँ पर एक महिला पुलिसकर्मी ने टीजर गन से उसे शूट कर दिया, जिसकी गोली सीधे संजना को जा लगी और वो बिजली का झटका खाकर गिर गई। सभी ने राहत की सांस ली। इसके बाद मनोहर को हथकड़ी पहना संजना के साथ बाहर भेज दिया गया। उस हवलदार ने कामत को अपनी खोज के बारे में बताया, जो कि था एक गुप्त तहखाना किचन के नीचे। कारपेट को हटाने पर पुलिस को वो तहखाना दिख गया
और उसका द्वार खोलते हुए वो अंदर घुस गए। तहखाने में काफ़ी अंधेरा था तो पुलिस ने टॉर्च चला ली और जो अंदर देखा उसे देखकर वो बुरी तरह से चौंक उठे। उस तहखाने में एक वृद्ध महिला थी, जंजीरों से बंधी हुई, जो कि काफ़ी कमज़ोर लग रहे थे। पुलिस वालों को देखकर वो कुछ बोलने लगे, पर कमजोरी की वजह से ज़्यादा ज़ोर से बोल नहीं पाई। वो रहस्यमयी आवाज़ शायद इन्हीं की थी। उनकी हालत देखकर साफ पता चल रहा था कि वो बहुत बुरी हालत में है और उन्हें फ़ौरन ही मेडिकल सहायता की ज़रूरत है। कामत ने पहले ही एक एम्बुलेंस बुला ली थी और उन महिला को फ़ौरन अस्पताल पहुंचा दिया गया। ये केस देखते ही देखते सभी की चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि ये काफ़ी भयानक मामला था। मनोहर और संजना काफ़ी लालची लोग थे। उन्हें मनोहर के मामा सेठ धनपत लाल से जायदाद के बारे में काफ़ी कुछ मिला, पर उससे वो लोग संतुष्ट नहीं थे। उन्हें और लालच था, उन्हें और धन चाहिए था। सो उन्होंने धनपत लाल और उनकी पत्नी भावना का अपहरण कर लिया। मनोहर और संजना ने बड़ी ही प्लानिंग करी थी और उन्होंने आसानी से इन दोनों की गुमशुदगी को कार दुर्घटना में हुई मौत से तब्दील कर दिया। अपने इस प्लान के लिए उन्होंने 2 अनजान लोगों की जान ले ली और फिर धनपत लाल की कार में और उन दोनों की लाश को कार में डालकर कार को आग लगा दी। लाश इतने जल गए थे कि उन्हें पहचान पाना नामुमकिन हो गया था और बस धनपत लाल की घड़ी और भावना की अंगूठी के आधार पर ही उन दोनों लाशों की पहचान हुई थी। वहीं दूसरी ओर मनोहर और संजना छुपकर धनपत लाल और भावना को अपने घर ले आए और तहखाने में उन्हें बंद कर दिया। एक तांत्रिक ने उन्हें बताया था कि धनपत लाल और भावना देवी पर कुबेर और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद था, जिस वजह से अगर उनकी बलि चढ़ाई जाए तो उसके फलस्वरूप मनोहर और संजना पर धन की वर्षा होगी। इसलिए उन्होंने तांत्रिक के कहे अनुसार खास तारीख पर धनपत लाल की बलि चढ़ा दी। ये सब शायद पुलिस को पता ना चलता अगर विवान ना होता। विवान धनपत लाल की दूसरी बहन का पोता और वो धनपत लाल और भावना को बेहद लाडला था। एक दिन अचानक ही उसे सपने में धनपत लाल दिखने लगे, जो उससे कुछ कहते हैं, पर विवान कुछ समझ नहीं पाता। उनका अर्थ क्या था वो कुछ भी समझ नहीं पाता, लेकिन वो इतना समझ गया था कि धनपत लाल काफ़ी दुखित हैं और वो कुछ बताना चाह रहे थे। और फिर अचानक से ही उसे कुछ दृश्य दिखने लगे, अजीब से, किसी अंधेरी जगह के। और फिर उसे मनोहर और संजना भी दिखे, जो धनपत लाल के लाश को उठाकर ले जा रहे थे। विवान समझ गया कि धनपत लाल और भावना के साथ मनोहर और संजना ने कुछ तो किया था। ये बात विवान ने अपने माता पिता को बताई, जिसे पहले तो उन्होंने बस बुरा सपना समझा, मगर फिर विवान की आवाज़ में विश्वास की झलक देखकर विवान के पिता ने अपने दोस्त पुलिस से बात की, जिसने गुप्त तरीके से जांच करनी शुरू कर दी और उसे सबूत भी मिल गए। जिस सड़क पर दुर्घटना हुई थी धनपत लाल और भावना की, उसी सड़क के सीसीटीवी में मनोहर और संजना भी दिखे थे, उन दोनों का पीछा करते हुए। पर सीसीटीवी हर जगह मौजूद नहीं है और ना ही वो दोनों अपनी साजिश को अंजाम देते हुए कैद हुए, इसलिए ये ठोस सबूत नहीं थे। लेकिन विवान के पिता के लिए ये सबूत काफ़ी था और वो अपने पुलिस दोस्त के साथ कमिश्नर के पास पहुँचे, जिन्हें कुछ तो गड़बड़ लगी और उन्होंने सर्च वारंट जारी कर दिया और इंस्पेक्टर कामत को भेज दिया। इस काम के साथ इंस्पेक्टर कामत ने भावना देवी को तहखाने से सुरक्षित बचा लिया था।
इससे पहले कि मनोहर और संजना उसकी बलि दे पाते हैं। अच्छे से इलाज मिलने के बाद भावना देवी दोबारा स्वस्थ हो गई और उन्होंने पुलिस को मनोहर और संजना की सारी करतूत बता दी, जिस कारण उन दोनों को जेल हुई।